मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, नया साल शुरू हो गया है। अब हम नए विचारों और नई आशाओं के साथ अपना ये नया साल शुरू करेंगे। बच्चों, मैं अब आपका हिंदी और गुजराती दोनों विषय लेने वाली हूँ। यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा हम अपनी नई इकाई शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उसके अनुसार कुछ प्रश्न करूंगी। आपको ये सारी चीज़ ध्यान से सुननी है और अपने दिमाग में बिठानी है। एक बनिया था, उसे किराने की बहुत बड़ी दुकान थी। बनिया बहुत ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता था और अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। गांव के सभी ग्राहक उसकी दुकान से माल सामान खरीदते थे। बनिया उन सभी ग्राहकों के साथ इतना घुल मिल गया था कि ग्राहक किसी और दुकान पर जाते ही नहीं थे। बनिए का व्यवहार इतना अच्छा था ग्राहकों के साथ, कभी कभी वो उधार भी दे देता था और सभी ग्राहक बनिए से बहुत खुश थे। बनिए का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसको एक बेटा और बेटी थे। उनका परिवार बहुत सुखी था और गांव में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन बनिया बहुत बीमार हो गया। बीमारी के कारण उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि यह तो बहुत कमज़ोर हो गया है, उसका इलाज करना पड़ेगा और इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बनिया अपना व्यापार चलाने के लिए कभी कभी गांव के साहूकार के पास से कुछ पैसे उधार पर लेता था और वक्त आने पर उसे लौटा देता था। इस बार भी उसने सोचा कि अपने इलाज के लिए मैं साहूकार के पास जाऊं और उससे मदद मांग लूं। वह साहूकार के पास जाने से पहले सोचने लगा कि अगर मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे तो क्यों ना पहले मैं अपने ही घर से जो कुछ बचा है उससे ही अपना इलाज करवाऊं। धीरे धीरे कर कर उसका सारा सामान और पैसे लग गए, लेकिन उसका इलाज अच्छे से नहीं हुआ। धीरे धीरे उसको अपनी दुकान भी बंद कर देनी पड़ी। कमजोरी के कारण वो व्यापार नहीं कर पा रहा था और वैसे भी उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे जो उसकी मदद नहीं कर सकते थे। एक दिन साहूकार अपने पैसे लेने के लिए उसके घर आता है और देखता है कि बनिया तो चारपाई में लेटा हुआ है और घर में कुछ नहीं बचा। उसकी बीवी और उसकी बेटियां उसके पास खड़ी है और रो रही है। साहूकार समझा गया कि ये तो कितना अच्छा व्यापारी है, जब भी मेरे पास से पैसे लेता है वक्त पर दे देता है, मगर इस वक्त उसकी हालत अच्छी नहीं है। साहूकार को विचार आया कि अभी इसके पास मेरे पैसे मांगने का सही वक्त नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन के बाद वो फिर से आता है, ढेर सारा सामान लेकर, और बनिए के घर पर देता है। उसमें कुछ खाने की चीज़ें, पहनने के कपड़े, ये सब बनिए के घर पर डलवा देता है और बनिए को अस्पताल ले जाता है और इसका इलाज करवाता है। साहूकार के इलाज करवाने से बनिया फिर से स्वस्थ हो जाता है
फिर से अपनी दुकान खोल देता है और जिस तरह से वह पहले अपना व्यापार करता था उसी तरह फिर से वह अपना व्यापार कर शुरू कर देता है। इस तरह उसकी जिंदगी फिर से अच्छे से गुजरने लगती है और धीरे धीरे वो साहूकार का सारा पैसा लौटा देता है और अपना जीवन अच्छे से गुजार रहा है। तो बच्चों, आपने ये कहानी अच्छे से सुनी होगी। अब हम उसकी प्रश्नोत्तर पर आगे बढ़ते हैं। बनिए को किस चीज़ की दुकान थी? तो उसका आंसर है बनिए को किराने की दुकान थी। बनिए का स्वभाव कैसा था? बनिया ईमानदार था और मेहनतू था। बनिया किससे उधार लेता था? बनिया गांव के एक साहूकार से उधार लेता था। बनिए का इलाज किसने करवाया? तो बनिए का इलाज साहूकार ने करवाया। तो बच्चों, साहूकार का दिल कैसा था? यानी कि यहाँ पर ये सारी कहानी का हाथ इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। साहूकार बिल्कुल दयालु था। उसे पैसे के ज़्यादा इंसान की कद्र थी। यानी कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दयालु स्वभाव रखना चाहिए। यानी कि हमारे हृदय के अंदर हमें दया करुणा जैसा भाव होना चाहिए। बच्चों, तो अब हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम इकाई नंबर पहली दयालु शिकारी का अभ्यास करेंगे। यह एक चित्र पाठ है। यहाँ पर पहले हम ये सभी चित्रों का अवलोकन करेंगे। बच्चों, पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत बड़ा घना जंगल है और जंगल का वातावरण बहुत खुशनुमा है। दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जंगल में एक हिरण अपने शावक के साथ, शावक यानी कि उसका बच्चा, वहाँ पर बैठी है और एक वृक्ष के पीछे एक शिकारी छिपा हुआ है जो इस हिरनी को देख रहा है। ये शावक इतना छोटा लग रहा है मानो हिरनी ने अभी उसको जन्म दिया हो। और एक सवाल मन में उठ रहा है कि ये शिकारी यहाँ झाड़ के पीछे क्या कर रहा है। वैसे देखा जाए तो शिकारी तो शिकार करने ही आया होगा और वह देख रहा होगा कि हिरनी को कैसे मारा जाए या शिकार किया जाए, और उसने मौका देखकर ही उस पर गोली चला दी। तीसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बंदूक चलाने पर हिरनी घायल हो जाती है, उसकी टांग में गोली लग जाती है। अब चौथे चित्र में देखिए, शिकारी उसके पास गया है। क्यों गया होगा? उसने तो गोली मार दी है, अपना शिकार कर दिया, फिर क्यों वह उसके पास गया होगा? सोचने वाली बात है। शायद उसका हृदय पिघल गया होगा। उसने देखा होगा कि हिरण का बच्चा तो बहुत छोटा है, शायद उसने अभी उसको जन्म दिया है और मैंने गोली मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अब आगे देखिए, ये पांचवें चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिकारी हिरण को ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा होगा?
सही समझ में आ रहा होगा आपको कि अस्पताल। पास में जो चित्र है, छठा चित्र, उसमें आप देख रहे हैं कि डॉक्टर है वो हिरनी का इलाज कर रहे हैं, यानी कि उसकी टांग से गोली निकाल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ हिरनी के टांग में से गोली निकलने पर हिरनी थोड़ी स्वस्थ हो जाएगी और फिर से अपने बच्चे के पास जा पाएगी। सातवें चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिरनी को शिकारी फिर से जंगल में ले जा रहा है उसके बच्चे के पास। आप समझ रहे होंगे कि शिकारी तो वही है जो पहले शिकार करने आया था और गोली भी चला दी। फिर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसके हृदय में दया का भाव आ जाता है और अंतिम चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वह फिर से हिरनी को अपने बच्चे के साथ देखकर फिर खुश हो जाता है और वहाँ पर देखकर उसकी खुशी देख रहा है और उसे भी खुशी का एहसास हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो जाए, हमें पशुओं का नहीं मारना चाहिए, उसका शिकार नहीं करना चाहिए और अपने हृदय में दया रखनी चाहिए। अब इसके अनुसार हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, बताइए कि पहले चित्र में कौन सा प्राणी दिखाई दे रहा है? शिकारी कहाँ छुपा था? शिकारी के हाथ में कौन सा हथियार था? बंदूक हिरनी को कहाँ लगी? क्या पशुओं का शिकार करना योग्य है? इस सारे सवाल के जवाब आप अपने दिमाग से लगाइए। अंतिम प्रश्न का जरा गौर कीजिए। क्या पशुओं का शिकार करना योग्य है? बिल्कुल नहीं। यदि हमें जीने का अधिकार है तो पृथ्वी पर के सभी जीवों को जीने का पूरा अधिकार है। हमें किसी भी पशुओं को यानी कि किसी निर्दोष को नहीं मारना चाहिए। अब बच्चों, यह तो एक चित्र वर्णन किया। अगले वीडियो में हम ये पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आगे आपको बताऊंगी कि आपको ये वर्कशीट अपनी रफ बुक में लिखनी है। कैसे लिखेंगे? यहाँ तो मैंने चित्र दिया हुआ है, तो आपको अपना चित्र नहीं बनाना है, ना ही इसकी कॉपी निकालनी है। केवल आप यह प्रश्न अपनी रफ बुक में लिख लीजिए कि निम्नलिखित चित्र को देखकर उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का आंसर लिखिए। फिर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको पांचों प्रश्न के आंसर लिखने हैं। फिर बताया गया है निम्नलिखित शब्द के अर्थ लिखिए। बच्चों, ये शब्द पढ़कर आपके दिमाग में जो भी अर्थ आपको समझ में आता है वो अर्थ आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर इस इकाई में हम पहला पार्ट यानी कि पहला विभाग पूरा करते हैं। नए वीडियो में हम नई बात शुरू करेंगे, यानी कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।